हेलो डियर एवरीवन, कैसे आप लोग सब। और मैं रुपिंदर सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पर जो है केमिस्ट्री गुरुजी फाउंडेशन। सो बेटा हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था। सो आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने इसके प्रीवियस जो पार्ट थे वो देख लिए हैं, ठीक है। मोस्ट हैव सीन दिस। और बट जिसने नहीं देखे हैं तो भाई देख लेंगे, वो सारे के सारे हमारे प्लेलिस्ट में बाय सचिन सर करके आपको मिल जाएगा रिप्रोडक्शन का। और जिसमें सबसे पहले हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया है, और एक स्पेशली मैंने एक वीडियो बनाई है बच्चों के लिए भी माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन के ऊपर, तो बहुत ही अच्छी बनाई है। आप 10th और 12th कोई भी बच्चा देख सकता है, ठीक है। बट मैं डिस्कस किया था जो लास्ट वीडियो में, उसको एक बार रिकैप्चुलेट करना चाहता हूं, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है भी हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था, और सीबीएसई के कुछ क्वेश्चन भी रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज के, तो भाई एक बार देखते हैं हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया है। सो चलते हैं भाई लास्ट टॉपिक। हाजिर हो भाई। लास्ट टॉपिक हमारा रहा है हमारा रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सो हमने डिस्कस किया था सिर्फ ओनली प्लांट पार्ट के बारे में, कि प्लांट में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से इसमें मेल एंड फीमेल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, और उनके फ्यूजन से ही भाई सेल्स बनती है और नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। भाई प्लांट के पार्ट थे, उसमें हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कितने कितने पार्ट्स हैं और मेन पार्ट्स का फंक्शन क्या है, ठीक है। और फंक्शन के साथ साथ भाई ये प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है और नया ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा, ठीक है। और यहां से एक सीबीएसई का बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई कि भाई फ्रूट्स और सीड्स की अगर बात करते हैं तो कौन सा पार्ट फ्रूट्स में कन्वर्ट होगा, विच पार्ट कन्वर्ट इनटू सीड्स। तो वो टॉपिक हमने भाई इसी के साथ जर्मिनेशन पार्ट में कंप्लीट किया है कि सीड्स का जर्मिनेशन कैसे होता है। ये कुछ पीवाईक्यूज हमने कुछ गेम करी थी जिसमें आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो भाई सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन जो प्रोसेस थे जिनसे ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इनका एक डिफरेंस का क्वेश्चन करा है जहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएगा। और भाई जर्मिनेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे ये जर्मिनेट होगा सीड और सीड्स बनाएगा, ठीक है। तो हमने इसमें फ्रूट्स और सीड्स का पूरा पार्ट किया था, और हमारा लास्ट टॉपिक एंड होता है भाई जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पे, ठीक है। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं कि ये तो था प्लांट्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। भाई ह्यूमन बीइंग्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो मेरे को जब भी मैं याद करता हूं ना भाई, अब हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स की बात, ठीक है। और एनिमल से भाई सबसे पहले मुझे याद आते हैं मेरे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनको अगर ये कह देना कैसा जानवर इंसान है भाई तू, ठीक है, जहां चीज रखी है वहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर उनको ये बोल देना भाई साहब इतना गुस्सा हो जाता है कि जैसे तलवार लेके भागेंगे पीछे, ठीक है। बट अगर उनको कह देना भाई शेर का बच्चा, भाई साहब इतने खुश हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे जानवर ही, है ना। तो अभी हम जानवर की जब बात कर रहे हैं एनिमल्स की, तो वहां पे भाई सोशल एनिमल की अगर हम बात करते हैं तो सोशल एनिमल में हम ही कंसीडर होते हैं भाई, ठीक है। ह्यूमन इज वन ऑफ द सोशल एनिमल। अब सोशल एनिमल्स के अंदर हाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस। सो बात करते हैं जैसे प्लांट्स में की थी, there is a one male part and another is female part, ठीक है, that undergoes a fusion, that is a fertilization process, ठीक है। सेम ऐसा अगर हम बात करते हैं मैन की, it also have sex cells same as women एंड मैन के बाद दोनों के पास सेक्स सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं गेमेट्स और जर्म सेल, राइट। सो दिस मेल ऑर्गन प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ सेल्स। फर्स्ट वन इज मेल की अगर हम बात करते हैं, इट प्रोड्यूस स्पर्म सेल, राइट। एंड अकॉर्डिंग दिस, ये स्पर्म सेल के साथ साथ एक हार्मोन भी प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन ही रिस्पॉन्सिबल होता है आगे मेल गोनेट्स के ग्रोथ के लिए, ठीक है। ऐसे अगर बात करते हैं भाई फीमेल्स की, तो फीमेल्स भी क्या करते हैं भाई, इट ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। एंड व्हाट विल बी द सेक्स सेल्स इन द फीमेल्स, सो इट विल बी ओव्यूल और यू कैन से एग्स। दिस एग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल गोनेड और यू कैन से सेक्सुअल पार्ट्स, ठीक है। अभी सेक्सुअल पार्ट्स एग्स क्या होते हैं, इनका हाइट कितना होता है भाई, कैसे ये वैरी करते हैं। सर यहां पे आपने बताया कि ये हार्मोन रिलीज करता है मैन। अगर वीमेन की बात करते हैं हम, तो वुमेन भी करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं भाई। इवन वन नहीं, दे प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ हार्मोन। फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रोजन एंड कई जगह से
एस्ट्रोजन भी लिखा जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज प्रोजेस्ट्रॉन। भाई फिजिकल अपीयरेंस और सेकंड, जिसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। सो उन्हीं के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं दो हार्मोन, एक सेक्सुअली गोनेड्स को ग्रोथ कराता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ये रहा हमारा मेल का सेक्स सेल्स। सो इट लुक लाइक अ स्नेक, इट हैज अ लॉन्ग टेल which is motile, means just because of this tail this sperm swims and finally reaches to the female reproductive cells. ये जो लॉन्ग टेल है यही इसको मूवमेंट करा रही है। इट हैज ए लॉन्ग हेड वेयर एक्रोसोम्स एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट, राइट। और बीच में इसका ये मिडल पार्ट है भाई, ठीक है, ये सारा मिडल पार्ट है। और अगर हम साइज की बात करते हैं भाई, तो ये देखा गया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसका साइज 1/1000 होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के। यानी अगर हम बात करते हैं एक सेल का फीमेल के 1/1000 कर दिया जाए तो उतना साइज बनेगा भाई मेल सेक्स सेल्स का, ठीक है। ये रहा भाई एक्स के, एज लाइक इसका यहां पर हेड के अंदर न्यूक्लियस होता है, इट हैज न्यूक्लियस एट द सेंटर विद द साइटोप्लाज्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ना होगा क्या भाई, अब इसमें होगा क्या देखते हैं। अभी जो स्पर्म है भाई, ये वाला जो स्पर्म है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेल इट रीचेस टू द ओवेरी एंड ओवेरी में इट हिट्स द ओव्यूल। ये ओव्यूल के अंदर हिट कर देगा भाई कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये हिट करेगा, सो ये टेल पार्ट है भाई, दिस इज टेल पार्ट एंड दिस हैव न्यूक्लियस एंड व्हेन दिस हिट द ओव्यूल, ये ओव्यूल को हिट करता है, it fuse with the female reproductive cell। कौन सी है भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल? एग, which is also called ovule। अब होगा क्या भाई, जैसे ये फ्यूज होगा देन इट फर्टिलाइज दिस एग। अभी तक ये अनफर्टाइल था, ये अनफर्टाइल था, बट एज दिस मेल गेमेट्स, जैसे ही ये मेल गेमेट्स कहां पहुंचता है भाई एग के पास, ये इसके साथ फ्यूज हो जाता है एंड फ्यूजन दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन ऑफ दिस मेल एंड द फीमेल गेमेट्स ड्यूरिंग दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स और दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। सो इस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में क्या होगा, ये जो अनफर्टाइल एग था, नाउ दिस अनफर्टाइल एग बिकम क्या हो जाएगा, fertilized and now it is called fertilized egg। और इस fertilized egg का भाई एक और नाम होता है, जब तक ये अनफर्टाइल होगा ये क्या रहेगा भी ओनली एग या ओव्यूल। एज इट गेट fertilized so it is termed as zygote। इसका नाम चेंज हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा zygote, जिसको हम बोल देते हैं कि ये fertilized egg है, ठीक है। अब ये जो fertilized egg से होता है, it undergo division, माइटोटिक डिवीजन, एंड बाय दिस डिवीजन ये क्या करेगा, इस डिवीजन के अंदर ये क्या करेगा, इट ग्रो एंड डेवलप, ये ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, न्यूट्रिशन लेके, एंड फाइनली इट इज द न्यूली बेबी। यू कैन सी हियर इट दिस न्यूली बेबी एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड अर्ली बर्थ स्टेज। ये अर्ली बर्थ स्टेज है और इस फर्टिलाइज एग को जब ये अर्ली बर्थ स्टेज में, अर्ली बर्थ का मतलब है कि पैदा होने से पहले का, जब इसका पार्ट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, पार्ट्स का मतलब है बॉडी पार्ट्स, ठीक है। सो इसको बोलते हैं अर्ली बर्थ। अभी इसमें विजिबल नहीं है, आप देख सकते हैं, यू कैन नॉट सी द क्लियरली विजिबल पार्ट्स। अब इसमें हैंड्स लेग्स बनना स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेज है, बना नहीं है अभी। सो दैट स्टेज इट इज कॉल्ड एम्ब्रॉयड, EMBROYE, एम्ब्रॉयड। और जब ये एम्ब्रॉयड जो क्या होता है, यूट्रस के अंदर प्रॉपर एक नरिशमेंट लेता है, पूरा एक्सक्रीशन वेस्ट होता है इसका और पूरा रेस्पिरेशन प्रोसेस से एनर्जी लेता है। सो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बाद ये कुछ इस स्टेज में आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं लेटर स्टेज, ठीक है, न्यूली बेबी की लेटर स्टेज। एंड इस लेटर स्टेज में भाई ये इसको बोलते हैं हम फीटस। This stage is called fetus stage or you can say fetus. Now this all hands, arms
and head, this part are visible. So that stage in which the organism, that is the newly baby parts, are clearly visible is called fetus. इसको हम बोलते हैं fetus. कहीं लिखने में इसको फोटस आता है, बट ये बोलते हैं इसे fetus. ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से भाई बेबी ग्रो करता है और डिफरेंट स्टेजेस में चलता है. अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस में चल रहा है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि भाई कब ये कैसे बनेगा? तो भाई उसके लिए भी हम देखते हैं, भाई ये होगा भाई फर्टिलाइजेशन से. हमने प्लांट्स में भी पूरा प्रॉपर फर्टिलाइजेशन किया था. ठीक है, अब ये हो क्या रहा था भाई? इधर ये जो स्पर्म है ये स्विम कर रहा है भाई साहब, यहां पहुंच गया. ठीक है, ये सारा का सारा प्रोसेस कहां हुआ है? ये फीमेल के बॉडी के इंटरनल ट्रैक में हुआ है. ठीक है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास. बट क्या हर बार ऐसे ही होता है? ये जो स्पर्म ट्रांसफर हुआ कहां पर? फीमेल के सेक्स सेल्स में. तो इस ट्रांसफर को ही बोलते हैं कॉपुलेशन. तो कॉपुलेशन क्या है भाई? कॉपुलेशन एक एक्ट है बाय विच दिस मेल सेक्स सेल्स, ये जो मेल की जो सेक्स सेल्स है वो क्या होगी? वो ट्रांसफर हो जाएगी कहां पर भाई? फीमेल की बॉडी में. दैट इज इंटरनली ट्रांसफर होगी, इंटरनली. ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कॉपुलेशन होना, कि भाई कॉपुलेट हो चुका है, वो सेल इंटरनली फ्यूज हो चुकी है. क्या सारी ही फर्टिलाइजेशन इंटरनली होता है? नहीं भाई, सारे फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होते हैं. देयर आर फ्यू ऑर्गेनिज्म जिसमें वो इंटरनली फर्टिलाइज नहीं होता है. लाइक यू कैन सी दिस पिक्चर. ठीक है, अगर हम इस पिक्चर को देखते हैं भाई, सो दिस फ्रॉग प्रोड्यूसिंग एग्स इन द वाटर, एंड व्हाट अबाउट दिस? दीज आर द मेल सेक्स सेल्स. मतलब मेल फ्रॉग ने क्या किया? यहां पर सेक्स सेल्स को कहां पर स्प्रिंकल कर दिया? कहां डिस्पर्स कर दिया? वाटर बॉडी में, यानी वाटर में, जहां पर भी वो एग्जिस्ट कर रहा है. सेम है जो फीमेल्स हैं, फीमेल रिलीज दिस एग इनटू द वाटर बॉडीज. ना होगा क्या भाई? ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म सेल है यानी मेल फ्रॉग की, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के पास जाएगा और उसको देन फर्टिलाइज करेगा आउटसाइड द बॉडी. यहां पे आप कभी भी देखेंगे कि यहां पर कहीं पे भी फीमेल्स के इंटरनली पार्ट में ये स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो रहा है. सो ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन जिसमें स्पर्म इंटरनली ट्रांसफर ना होके, यानी कोपुलेशन इंटरनली नहीं होगा. ठीक है, ये स्पर्म ट्रांसफर जरूर होगा बट ये इंटरनली ट्रैक में नहीं जाएगा. दैट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. गॉट इट? एक्सटर्नल, बिल्कुल भाई. जब इंटरनल बॉडी पार्ट में नहीं है तो इसलिए एक्सटर्नल बोल दिया. अब इसका लॉस क्या होगा भाई? लॉस इसका ये होगा कि हो सकता है these eggs might be eaten by some other aquatic animal like fish, or maybe there will be the high flow of water and these eggs will be flown away. हो सकता है भाई पानी का तेज बहाव आए और ये बह गए, कोई अदर एक्वाटिक एनिमल आया, फिश आया, वो उसको ईट कर गई. राइट? सो भाई चांसेस कम होते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली होए. मैंने आपको रीजन बता दिया कि फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस कम होते हैं. और अब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा भाई तो इनका प्रोटेक्शन या सर्वाइवल रेट भी कम होगा. राइट? सो इसका सर्वाइवल रेट कम होगा. सर एक ऐसा क्वेश्चन बता दो जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस आ जाए. तो चलते हैं भाई इंटरनल और एक्सटर्नल का डिफरेंस कर लेते हैं भाई एक बार. तो भाई हियर इट इज फॉर यू. अब यहां से भी भाई सीबीएसई का क्वेश्चन आपका 2014 से अगर हम 16 की बात करते हैं तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं डिफरेंस के. और अब तो भाई सब्जेक्टिव आ गया है. सो हैप्पी बर्थडे नहीं करना है टर्म 1 का एमसीक्यू का, आपके पास सब्जेक्टिव आया. सो देयर विल बी अ स्टेप बाय स्टेप मार्किंग. चलो अब डिस्कस करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा. भाई कॉपुलेशन होगा कि नहीं होगा पहले देखते हैं. मेल गेमेट स्विम हो जाएगा फीमेल के पास, होगा. मेल गेमेट स्विम होगा. बट कॉपुलेशन अकर ओनली इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी जो प्रॉपर कॉपुलेशन होगा स्पर्म सेल मूव करेगी, स्विम करेगी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स के पास. ठीक है ना, ये ट्रांसफर हो जाएगी. बट ऐसा यहां पर नहीं होगा रे बाबू. क्यों? क्योंकि ये सब ओपन है, ये वाटर बॉडीज में हो रहा है. सो ये डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है कि कॉपुलेशन हो. देयर विल बी और मे बी और मे नॉट बी. यहां पे चांसेस हो सकता है भाई एक्स फ्लो कर जाए. ठीक है, हो ही ना. सो कॉपुलेशन नहीं होगा.
ठीक है, बात करते हैं शेड की। दिस ऑर्गेन्स यानी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, दे विल शेड और रिलीज देयर सेक्स सेल्स इनटू द कन्फाइंड स्पेस। वो कन्फाइंड स्पेस क्या है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, राइट। तो वहां पर कन्फाइंड स्पेस होगा, और जब कन्फाइंड स्पेस होगा तो डेफिनेटली देयर विल बी फर्टिलाइजेशन। सो देयर विल बी अ ग्रेटर चांस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। यहां पर चांसेस ज्यादा रहेंगे ऑर्गेनिज्म के सर्वाइव करने के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन चांसेस ज्यादा है। बट दिस फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द बॉडी। ये आउटसाइड होने की वजह से क्या होगा भाई? जो लार्ज नंबर ऑफ द स्पेसिस में जो जा रहा है, सो भाई चांसेस हो सकते हैं कि वो फ्यूजन ही ना हो। फ्यूजन ना हो तो भाई लेस चांस है फर्टिलाइजेशन के, राइट। ये चीज मैं आपको बता रहा था, यानी इनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, दिस सेव्स बॉडी मटेरियल। भाई सारा का सारा जो मटेरियल है, जो सेल्स है, वो बॉडी के अंदर रहेगी, सो वो फीमेल्स के बॉडी मटेरियल को सेव करेगी। बट नथिंग हैपन हियर, मैनी फीमेल्स गैमेट्स आर प्रोड्यूस। यहां पर बहुत सारी नंबर्स में सेल्स प्रोड्यूस होगी, यानी आप कह सकते हैं कि बॉडी कंटेंट का लॉस हो रहा है, ठीक है। जाइगोट की अगर बात करता है, रिटेंशन की यानी सर्वाइवल की, भाई ये तो फाइनल है कि भी होगा। अगर इसमें हम कॉन्ट्रासेप्शन ना अप्लाई करें, कॉन्ट्रासेप्शन मतलब इसको ना रोके, तो डेफिनेटली ये फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। सो इसमें जाइगोट के जो सर्वाइवल रेट है वो ज्यादा होगा, और प्रोटेक्शन अंटिल इट इज फुली डेवलप, मतलब उसका प्रोटेक्शन भी पूरा रहेगा भाई, क्योंकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के एक प्रोटेक्शन में हो रहा है। बट नथिंग हैपन हियर, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्यों भाई? जस्ट बिकॉज वाटर कैन फ्लो इट, एक्वाटिक एनिमल कैन ईट इट, हो सकता है फ्यूजन पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। सो ऐसा यहां पे जाइगोट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो सर्वाइवल रेट बिल्कुल कम है, ठीक है। अब ये होता किस किस के अंदर है भाई? ये आपका बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में हो जाएगा, ठीक है, मैमल्स में हो जाएगा। बट इफ यू टॉक अबाउट इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, सो एक्सटर्नल में क्या होगा भाई? ये हमारे फ्रॉग्स में, टोड्स में, एम्फीबियंस में हो गया, एल्गी में, सो ये सारा का सारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वहां होगा, ठीक है। चलो, ये तो थी फर्टिलाइजेशन के बारे में कि ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। बट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने का फायदा क्या है भाई? होना भी तो चाहिए ना। अब हम पढ़ रहे हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हमने स्टडी करा है, एक्सटर्नल भी करा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स का स्टडी करा है, एनिमल्स में कर रहे हैं, तो भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रॉफिट भी तो होना चाहिए कुछ। क्या प्रॉफिट है? तो देखते हैं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या प्रॉफिट है। फर्स्ट वन, भाई अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा भाई? दो ट्रेड्स मिलेगी यहां पर, किस किस की? फादर एंड मदर, राइट। अब फादर की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फादर बहुत स्ट्रांग है, एंड मदर की कैरेक्टरिस्टिक्स है शी इज ब्यूटीफुल, राइट। सो अब क्या होगा? इन दोनों के मेटिंग से क्या होगा? इन दोनों के कोपुलेशन यानी फ्यूजन फर्टिलाइजेशन से क्या होगा भाई? जो नया बेबी जो बनेगा यानी ऑफस्प्रिंग जो आएगा, ठीक है, वो ऑफस्प्रिंग इट हैज द बोथ ऑफ द ट्रेड्स, ठीक है, इसके पास दोनों की ट्रेड्स होंगे, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। सो क्या सकते हैं आप कि यहां पे जो इसके अंदर जो ऑफस्प्रिंग होगा उसके अंदर कुछ वेरिएशन होंगी, वेरिएशन यानी कुछ चेंजेस हो जाएंगे। कब होंगे चेंजेस? डीएनए कॉपिंग के टाइम पर, ठीक है। इसका डीएनए आया, इसका डीएनए आया, और जब ये दोनों कॉपी होने लगे तो उसमें कुछ वेरिएशन आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा। अच्छा, वेरिएशन आना बहुत जरूरी है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को इस अर्थ पे सर्वाइव करना है, देन वेरिएशन इज द वन ऑफ द क्वालिटीज, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो क्यों है भाई? वेरिएशन आना क्यों जरूरी है? अगर बाय चांस, बाय एनी ड्रास्टिक कंडीशन दिस वेरिएशन आर नॉट इन द स्पीसीज, अगर ये वेरिएशन स्पीसीज के अंदर नहीं आएगी तो क्या होगा? एनवायरमेंट में एक ड्रास्टिक चेंज आने की वजह से दीज स्पीसीज विल नॉट एग्जिस्ट, ये वैनिश हो जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट चेंज नहीं कर पाएंगे, अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। सो यही हमारा सेकंड पॉइंट है कि जो स्पीसीज है वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे न्यू एनवायरमेंट के लिए, ठीक है। अगर उनके पास वेरिएशन होगी देन दे विल अडेप्ट देमसेल्फ टू द पर्टिकुलर एनवायरमेंट, उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट के लिए भी अपने आप को अडेप्ट कर पाएंगे। और यही भाई सर्वाइवल का एडवांटेज है भाई। सर्वाइव वही करेगा जिसके अंदर वेरिएशन है, मतलब जो लड़ेगा जीत की उसी के हाथ में रहेगी।
सो आने वाली स्पीसीज वही एग्जिस्ट करेगी भाई जो लड़ना जानती है। ऐसे ही अच्छा स्कोर वही करेगा जो पढ़ना जानता है। और केमिस्ट्री गुरु चैनल को लाइक करते रहिए भाई, शेयर करते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएशन आ गई तो मैंने बोला फादर स्ट्रॉन्ग है, मदर ब्यूटीफुल है, और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, जो ट्रेड्स होंगे जो पेरेंट्स के अंदर हैं, राइट। अब ट्रेड्स हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो डिसीज रेजिस्टिंग पावर है, डिसीज को रोकने की पावर है, वो एक ह्यूमन बीइंग में नई जनरेशन में ज्यादा होगी, ठीक है। तो उसे उस इंडिविजुअल को उस पॉपुलेशन पे अफेक्ट होगा, मतलब वो उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा, उसकी फिजिकल फिटनेस होगी, मेंटल एबिलिटी होगी, इट विल बी डिफरेंट, राइट। और भाई ये हमारे नेचुरल सिलेक्शन में हेल्पफुल होगा। भाई नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर जो रिप्रोडक्शन के बाद है हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में स्टडी करने वाले हैं। बहुत छोटा सा पार्ट है, मतलब कंफाइंड क्वेश्चन होंगे भाई साहब कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि एवोल्यूशन तो भाई कट ही गया है उसमें से, ठीक है। ब्रीडिंग के लिए भाई बहुत जरूरी है। ये रहा हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और भाई अगर बात करते हैं डिसएडवांटेज की, डिसएडवांटेज क्या हो सकता है भाई, इसमें टाइम और एनर्जी रिक्वायर्ड होती है मेटिंग के लिए। मतलब अगर मेल की बात करें भाई, जो स्पर्म सेल होती है भाई, स्पर्म सेल के अंदर पूरे बॉडी की एनर्जी होती है। यू कैन सी कि अगर हम बात करते हैं एक ड्रॉप ऑफ स्पर्म, एक ड्रॉप, अगर हम 1 ड्रॉप को हम कंसीडर करते हैं स्पर्म की, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 ड्रॉप ऑफ ब्लड। और ब्लड के अंदर हमारी सारी एनर्जी होती है। सो आप कह सकते हैं कि हमारी इसमें टाइम एंड एनर्जी वेस्ट होता है, ठीक है। सेकंड वन, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन आइसोलेटेड इंडिविजुअल, मतलब किसी एक इंडिविजुअल के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो था भाई एडवांटेज और डिसएडवांटेज, जिसमें आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये रहेगा चांस आने में। डिसएडवांटेज अभी तक बहुत रेयर पूछता है, ठीक है। अब हमने स्टडी करा है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेशन, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन कब स्टार्ट होगा भाई, किस एज में स्टार्ट होगा, वो भी तो पढ़ना जरूरी है ना। ऐसा कौन सी स्टेज है, कौन सी एज है कि जब बॉयज में और गर्ल्स में ये स्टार्ट होगा। सो दैट इज कॉल्ड पबर्टी। सो पबर्टी क्या होता है भाई, पबर्टी एक स्टेज होती है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेल एंड फीमेल की, यानी बॉयज एंड गर्ल्स की, दे बिकम सेक्सुअली मेच्योर। अब सेक्सुअली मेच्योर करने का मतलब क्या होता है, सेक्सुअली मेच्योर का मतलब होता है कि उनके जो गोनेट्स होते हैं, यानी सेक्सुअल पार्ट्स होते हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। ग्रो करने का मतलब यानी जो बॉयज हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म एंड गर्ल्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग, राइट। तो चलो डिस्कस करते हैं पबर्टी क्या है। तो पबर्टी क्या है, द एज एट विच द बॉयज एंड द गर्ल्स, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं, दे बिकम सेक्सुअली मैच्योर एंड दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग सेक्स सेल्स। ये गेमेट्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट कब होता है भाई, गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं, सो गर्ल्स गेट टॉलर एंड मेच्योर, बिकम मेच्योर मोर देन बॉयज, और बहुत एट अर्ली एज में हो जाते हैं, ठीक है। एंड फॉर गर्ल्स अगर हम बात करते हैं, इट विल बी 10 to 12 ईयर्स। मतलब आप कह सकते हैं लड़कियां बॉयज से जल्दी लंबी भी हो जाती है और मेच्योर भी हो जाती है, ठीक है। यानी इनका जो एग्स प्रोडक्शन का जो स्टेज होता है वो स्टार्ट हो जाता है, राइट। ये सेक्सुअली मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है, और इसमें डिफरेंट फिजिकल एंड चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। अब वो फिजिकल चेंजेस क्या आने वाले हैं तो वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। बॉयज की अगर बात करते हैं भाई, सो अब कहने की बात है 12 ईयर्स की, लेकिन ये 13 to 14 ईयर होती है भाई। तो 13 एक एज ऐसी है जिसमें ये टीन एज से जंप कर जाते हैं अडल्ट एज में, ठीक है। अब अडल्ट एज में ये जंप कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं एडोलसेंस। अभी जब भाई ये हमारी थी, इसकी थी बच्चों की थी टीन एज, टीन से याद रखना, 13 से याद रखना, ठीक है। अब 13 एज से जैसे ये सेक्सुअली मेच्योर होने लगे हैं, सो इस इंटरवल को बोलते हैं एडोलसेंस। सो एडोलसेंस क्या है, इट इज द टाइम बिटवीन द पबर्टी एंड द फुल मेच्योरेशन, ठीक है। मेच्योर होने से लेकर मेच्योर होने तक क्या पबर्टी की स्टेज, तो इसको बोलते हैं भाई एडोलसेंस। भाई यानी आप कह सकते हैं कि 10-12 ईयर्स लेके जब ये पूरे सेक्सुअली मेच्योर हो गए, मान लीजिए 17 है, सो ये जो टाइम इंटरवल है दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस, गॉट इट। और पबर्टी को मैंने आपको बताया भाई,
वो एज जिसमें वो सेक्सुअली मेच्योर हो रहे हैं, यानी सेक्स सेल प्रोड्यूस करने के एबल हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भी हॉर्मोन्स के बारे में। भाई हमने बताया था भी गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो दे प्रोड्यूस 2 टाइप ऑफ हॉर्मोन्स, राइट, ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और अगर बॉयज की बात करते हैं सो टेस्टोस्टेरोन। ये पुबर्टी में स्टार्ट होता है प्रोड्यूस करना, और इसी की वजह से भाई फिजिकल चेंजेस आते हैं और कुछ इंटरनली चेंजेस आते हैं। अब वो चेंजेस क्या आते हैं, ठीक है, लाइक अगर हम बात करते हैं बॉयज की, सो बॉयज में क्या चेंजेस आते हैं भाई, देयर शोल्डर गेट ब्रॉडन, उनके जो कंधे हैं वो चौड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं, एंड देयर विल बी द हेयर प्रोडक्शन एट द प्यूबिक पार्ट। जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं एंड अंडर पार्ट्स होते हैं वहां पर हेयर्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, राइट, एंड देयर विल बी द चेंज इन द वॉइस। सो इस टाइप के बॉयज में चेंजेस आते हैं। क्या गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं? बिल्कुल आते हैं भाई। सो देखते हैं भाई क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज एंड गर्ल्स में। चलिए आगे बात करते हुए हाइट की। सो हाइट इंक्रीज हो जाती है आफ्टर 12 to 13 ईयर, राइट। फेस पे भाई बहुत सारे पिंपल्स आते हैं और बच्चे बहुत वरीड होते हैं भाई, ये क्या स्टार्ट हो गई है, मेरी स्किन खराब हो गई है, आई मस्ट बी ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट। तो ऐसे डरने की कोई बात नहीं है भाई, ये एजेस सभी के साथ होती है, ठीक है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये जो चेंजेस हैं ये कुछ टाइम के बाद बिल्कुल आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे। तो पुबर्टी में भाई हाइट चेंजेस में हो जाती है, फेस पे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट पे प्यूबिक पार्ट्स पर क्या होते हैं भाई, हेयर्स की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, एंड टेस्टिकल गेट बिगर। जो टेस्टिकल्स होते हैं, टेस्टिस होते हैं, उनका साइज एज कंपैरिजन टू द प्रीवियस एज वो क्या होता है, थोड़ा सा एनलार्ज हो जाते हैं, वॉइस चेंज हो जाती है, राइट। भाई ये जो एज होती है ना 10, 11, 12, यहां तक हम बॉयज की और गर्ल्स की जो वॉइस होती है ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। बट जैसे जैसे ये अडल्ट एज में जैसे पबर्टी स्टार्ट होती है, तो जो बॉयज की जो वॉइस होती है वो थोड़ी सी क्या होती है भाई, थोड़ी सी रफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, ठीक है, मतलब थोड़ी डीप हो जाती है। और गर्ल्स की बात करते हैं तो गर्ल्स की भाई वही रहती है, एंड रीजन बीइंग इज चेंज इन द विंड पाइप। विंड पाइप की जो लेंथ होती है वो चेंज हो जाती है। फॉर दिस विंड पाइप आई विल डू अ वन एक्सपेरिमेंट एंड शॉर्ट वीडियो दैट विल बी अपलोडेड सून। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है भाई अपलोड करने वाला, जिसने ये वीडियो देख ली है वो इस शॉर्ट को जरूर देखना कि कैसे बॉयज और गर्ल्स में वॉइस चेंज होता है। और इस वॉइस चेंज के लिए एक साउंड का एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं, बहुत ही ब्यूटीफुल सा, आई थिंक आपको समझ आ जाएगा वहां पर, ठीक है। और भी बात करते हैं स्वेट ग्लैंड, पसीना आना स्टार्ट होता है प्यूबिक पार्ट पर, अंडर पार्ट्स पर क्या होता है भाई, आर्म पिट पर स्टार्ट हो जाते हैं हेयर्स की ग्रोथ, सेम एज गर्ल्स के साथ करते हैं। सो भाई गर्ल्स को उदास नहीं होना है, ठीक है, तो बिकॉज ये चेंजेस सभी के साथ होते हैं, ठीक है, तो भाई इनके भी पिंपल स्टार्ट हो जाते हैं, आर्म पिट्स पे स्वेट ग्लैंड्स, आर्म स्वेट स्टार्ट हो जाता है, एंड वन मोर एंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेंस्ट्रुएशन, दैट इज कॉल्ड मेनेस्ट्रल साइकिल। मेनेस्ट्रल साइकिल, इसको पूरा डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। मेनेस्ट्रल साइकिल क्या होती है, कब स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, और मेनेस्ट्रल साइकिल में क्या क्या फीमेल के अंदर चेंजेस आते हैं। सो दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। और भाई हाइट तो भाई बताया मैंने कि गर्ल्स बिकम्स मोर टॉलर देन बॉयज इन द टाइम, एंड ब्रेस्ट साइज ऑल्सो गेट इंक्रीज एट द puberty age, right? Hairs grow. So this is all about the physical changes and the chemical hormonal changes in the puberty time. So don't get scared at puberty. ये होना है तो होने दो, ठीक है, होगा ही होगा, जो होना है होना ही होगा। चलो अब बात करते हैं भी कि ये रिप्रोडक्शन जब हो रहा है इसमें कौन कौन से पार्ट कैसे तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। सो भी स्टार्ट करते हैं हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, और बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स बना लेना भाई, क्योंकि नोट्स जो आपकी अपनी लैंग्वेज के होते हैं दैट विल बी द बेस्ट वन, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भाई, पूरा इसको थोड़ा सा छोटा है ना, इसको थोड़ा जूम करते हैं, तो इत्तू पित्तू जीन पतूता हो गया। चलो अब इसको पूरा डिस्कस करने वाले हैं भाई मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, ठीक है। सो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग जितना आपका सीबीएसई बोर्ड में आना चाहिए, सीबीएसई है आईसीएसई के लिए, इतना आई थिंक मैंडेटरी है, जितने पार्ट्स इसमें मेंशन करे हैं वन बाय वन हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं भाई
एक राउंड कलर का है यहाँ पे ये पेयर में अवेलेबल होता है। मेल की बात करते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टेस्टिस। और अगर प्लूरल की बात करते हैं तो टेस्टिस, यानी दो, ठीक है। बाहर की तरफ भाई इसमें क्या होता है, एक लेयर होती है, पाउच होता है, बैग, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। ऊपर की तरफ चलते हैं भाई, यहां पे एक ये अब्रेजन को, या इसे हम स्टोरेज हाउस बोल देते हैं, ठीक है। ये जो हमारा जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है उसको क्या करता है भाई, टेम्परेरी स्टोर करता है, और दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस, ठीक है। पूरा डिस्कस करने वाला है भाई, डोंट वरी। और जब एपिडिडाइमिस से ये ऊपर चलते हैं, लॉन्ग ट्यूब है, ये लॉन्ग ट्यूब है भाई, वॉस डिफरेंस। और वॉस डिफरेंस का आप प्लूरल फॉर्म की अगर बात करते हैं, इसको वॉस डिफरेंशिया भी बोल देते हैं, ठीक है। यहां राइट कर देता हूं मैं, वॉस डिफरेंशिया, ठीक है। आइए वॉस डिफरेंशिया यहां से भाई ये चल रही है, और ये आ गया हमारा सेमिनल वेसिकल्स। पूरा फंक्शन बताएंगे, ठीक है। इस सेमिनिकल वेसिकल से यहां से भाई ये ट्यूब जा रही है, अगर देख सकते हैं ये वाली, तो ये वाली ट्यूब है भाई आपकी इजैकुलेटरी डक्ट, यहां से इजैकुलेशन होगा। और फिर भाई इसकी बात करते हैं, यहां पर आपका यूराइन कलेक्ट होगा, और इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अगर प्यूबिक बोन की बात करते हैं तो अभी तक भाई सीबीएसई में प्यूबिक बोन पे इतना आपका 10th लेवल तक तो नहीं पूछता है, बट इनका मेनली फंक्शन होता है कि इंटरनल सेक्स ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये प्रोटेक्ट करता है इंटरनल सेक्स ऑर्गन को, इंटेस्टाइन को, ब्लैडर को, इन सबको ये प्रोटेक्ट करता है। ब्लैडर क्या है भाई, एक ये यूरिन का कलेक्शन, यानी कलेक्शन तो नहीं कह सकते, स्टोर हाउस। यानी ब्रेन जब इसको सिग्नल देगा तो यहां से ये क्या करेगा, पुश करेगा और यूरिन को आउट कर देगा। ये यूरिन भाई यहां से निकलता है, इस लॉन्ग ट्यूब को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको थोड़ा रब कर दे, ये रहा, इसको बोलते हैं भाई यूरेथ्रा। लगभग ये 20 सेंटीमीटर की होती है। पूरा डिस्कस करने वाले हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड में। और लास्ट में भाई इरेक्टाइल टिश्यू, इसके अंदर भाई बहुत सारा स्पेस होता है। इरेक्टाइल टिश्यू के ऊपर भी इतना क्वेश्चन नहीं पुटअप करता है, इसलिए मैं यहीं पर बता रहा हूं। इरेक्टाइल टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्पेस हैविंग ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या होता है, ये सेक्सुअल इंटीमेशन के टाइम पर हार्ड हो जाती है, ठीक है। एंड दिस वन इज पीनस, दैट इज द लास्ट पार्ट, ये एक वस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। चल अब इसको डिस्कस करते हैं, इसके हर एक पार्ट की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं भैया टेस्टिस की। चलो भी टेस्टिस की बात करते हैं, तो कितने टेस्टिस होते हैं। सो अ पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट, राइट। पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। वेयर इट लाई, ये कहां पे मिलते हैं, इट लाइज आउटसाइड द बॉडी, या कह सकते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं एंड हंग बिटवीन द लेग्स के बीच में होते हैं, ठीक है। मेन फंक्शन क्या होता है भाई, ये जो टेस्टिस हैं इनका मेनली फंक्शन क्या होता है पता भी होना चाहिए भाई। इनका मेनली फंक्शन होता है स्पर्म सेल को प्रोड्यूस करना, स्पर्म सेल, ठीक है, जो गेमेट्स हैं, सेक्स गेमेट्स हैं, ठीक है, या सेक्स सेल्स हैं, ठीक है। ये तो था टेस्टिस के बारे में। अगर हम बात करते हैं भाई स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम की बात करते हैं। स्क्रोटम क्या होता है, तो स्क्रोटम एक भी पाउच होता है, एक बैग होता है। इट इज अ पाउच और अ बैग, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं बैग, दैट इज फाउंड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। और जितने ये टेस्टिस होते हैं, ये टेस्टिस के एक तरह से कह सकते हैं एक आउटर कवरिंग होती है, ठीक है। इट इज आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस, एंड इसके लिए एक स्पेशल वर्ड होता है भाई, इट मेंटेन टेम्परेचर। किसका टेम्परेचर, बॉडी का तो नहीं भाई, टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं, और इसलिए इसको बोल देते हैं थर्मो रेगुलेटर, थर्मो रेगुलेटर।
कितना टेम्परेचर होता है इसका भाई? बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? बॉडी का टेम्परेचर सर आपने एक एक्सपेरिमेंट बताया था शॉर्ट, लव का मीटर, ठीक है। तो उसमें मैंने एक यूज किया था केमिकल, ठीक है। उसका भी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से कम है, तो कितना होगा? मैंने बताया था वहां पर बॉडी टेम्परेचर होता है भाई 37 डिग्री सेल्सियस, और इससे 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर होता है स्क्रोटम का, ठीक है। तो ये मेंटेन क्या क्या करता है? ये टेस्टिस को एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है, सो दैट इट कैन प्रोड्यूस द गुड क्वांटिटी एंड गुड क्वालिटी ऑफ स्पर्म। इसका फंक्शन अगर देखते हैं तो फंक्शन क्या होगा भाई? एप्रोप्रिएट टेम्परेचर, किसके लिए? एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये तो था टेस्टिस और स्क्रोटम के बारे में। अगर बात करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट के बारे में, वास डिफरेंस। इसको मैंने ये बोला था वास डिफरेंशिया भी बोल देते हैं, वास डिफरेंशिया, ठीक है। कहां पर है सर? दिखा दो एक बार। बिल्कुल भाई, तो इधर दिखा देते हैं भाई। ये भाई आपका है भाई, ये टेस्टिस है, ये पार्ट, ये इसकी आउटर लेयर है जिसे हम स्क्रोटम बोलते हैं, और ये भाई एपिडिडाइमिस। और एपिडिडाइमिस भी भाई क्वेश्चन इतना ज्यादा नहीं पूछता है, बट फिर भी आपको बता देता हूं जनरल नॉलेज के लिए। ये स्टोर करता है यहां से जो स्पर्म निकलता है, यानी आप कह सकते हैं इट इज द टेम्परेरी स्टोर हाउस ऑफ स्पर्म। ये कुछ टाइमिंग के लिए स्पर्म को स्टोर करता है। अब ये जो स्पर्म है भाई, ये स्पर्म कहां से निकलेगा? ये स्पर्म भाई ये लॉन्ग ट्यूब से निकलेगा जिसका नाम है वास डिफरेंस। सो भाई वास डिफरेंस क्या है? ओह माय गॉड, कलर चेंज करते हैं। चलो भाई, इट इज लॉन्ग ट्यूब। कितनी लॉन्ग? हाउ लॉन्ग? इट इज लॉन्ग ट्यूब ऑफ 40 सेंटीमीटर। ओह माय गॉड, 40 सेंटीमीटर। एक 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है जिसका काम क्या होता है भाई? विच कैरी स्पर्म। कहां से? विच कैरी स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस एंड bring it here in seminal vesicles। भाई सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, तो वहां पर भाई वेसिकल्स, सेमिनल वेसिल तक स्पर्म को ले जाने की काम करती है ट्यूब, और उस ट्यूब को ही हम बोल देते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में अगर बोलते हैं तो वास डिफरेंशिया बोल देंगे। कितनी लेंथ होती है? 40 सेंटीमीटर। फंक्शन क्या होता है भाई? कैरी करती है स्पर्म को, कहां लेके जाती है भाई? वेसिकल्स के पास तक, ठीक है। वेसिकल्स कहां है सर? हाजिर है, ढूंढो भाई वेसिकल्स कहां है। इसको हम थोड़ा रफ कर देते हैं, क्लीन कर देते हैं। और ये आ गया भाई वेसिकल्स। ढूंढो ढूंढो वेसिकल्स कहां है। सो भाई ये रहा, ये वॉस डिफरेंशिया है, और ये वॉस डिफरेंशिया लेके जा रही है स्पर्म को सेमिनल वेसिकल्स पे। अब भाई सेमिनल वेसिकल्स क्या करेगा इसका? ये जो सेमिनल वेसिकल्स है, ये वाला एरिया जहां पे वास डिफरेंशिया एंड हो रही है, तो भाई जो सेमिनल वेसिल्स है ये क्या करेगा? ये टेस्टिस से जो भी स्पर्म आ रहा है उस स्पर्म के अंदर एक एल्कलाइन वाटर सब्सटेंस ऐड करेगा। एल्कलाइन वाटरी लिक्विड, वाटरी सब्सटेंस, ये वाटरी सब्सटेंस ऐड करेगा। और वो वाटरी सब्सटेंस क्या है? वाटरी सब्सटेंस इज फ्रक्टोज एंड म्यूकस, ठीक है। ये म्यूकस को और फ्रक्टोज को ऐड कर देगा किसके अंदर? स्पर्म के अंदर। क्यों करेगा भाई? सो दैट इट बिकम विस्कस, ये विस्कस हो जाए, गाढ़ा हो जाए। कभी आपने सुना होगा भी, एक होता है स्पर्म, एक होता है सीमन, ठीक है। तो जब टेस्टिकल से निकलता है वो स्पर्म होता है, ठीक है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो सीमन हो जाएगा, ठीक है। इस सीमन को स्टोर किया जा सकता है। अब इसमें भाई दो और चीजें थी जो हमने अभी बताई नहीं है आपको। वॉस डिफरेंशियल से गया भाई सेमिनल वेसिकल से, जहां पर क्या हुआ भाई? यहां पर फ्रक्टोस ऐड हुआ। बट भाई यहां पर एक और चीज है भाई, ये देखो, ये रहा आपका प्रोस्टेट ग्लैंड।
अरे कहां गया, अरे ये रहा, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। कहां पर है भाई, ये नीचे की तरफ है, ठीक है। और ये जो वास्ट डिफरेंस सेमिनल वेसल्स है, इसी की साइड पे भाई यहां पर एक ग्लैंड होता है, थोड़ा लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कॉपर ग्लैंड, ठीक है। तो ये कॉपर ग्लैंड और ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, इनका मेनली फंक्शन क्या होता है, ये भी एक तरह का एल्कलाइन म्यूकस ट्रांसफर करते हैं स्पर्म तक, सो दैट इट बिकम विस्कस। और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, स्पर्म का नरिशमेंट करेगा, यानी उसमें क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी इंक्रीज करेगा स्पर्म की, ठीक है। तो नरिशमेंट के लिए क्या करेगा, ये भी एक तरह का एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड प्रोड्यूस करेगा, जो उस स्पर्म का नरिशमेंट करेगा, ठीक है। अब ये सारा का सारा भाई यहां से ये निकल गया यहां पर, और ये फाइनली रीचेस टू द इजैकुलेटरी डक्ट। नाउ व्हाट इज द इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी से बना है इजेक्ट से, यानी निकलना। नाउ स्पर्म इज रेडी फॉर द इजैकुलेशन, तो यहां से भाई स्पर्म स्टार्ट हो जाएगा इजैकुलेशन के लिए, एंड फाइनली इट एंटर इनटू द विच ट्यूब, यूरेथ्रा। तो बात करते हैं भाई यूरेथ्रा की, और इधर से भाई यूरिनरी ब्लैडर से यूराइन आ रहा है आपका इस ट्यूब से, ठीक है। चलो भाई, अब यूरेथ्रा क्या होता है, आगे भाई यूरेथ्रा भाई, सो ये भी भाई एक ट्यूब होती है, लॉन्ग ट्यूब। हाउ लॉन्ग, सो कितनी लॉन्ग होती है, इट इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब। फंक्शन क्या होता है इसका भाई, 20 सेंटीमीटर की लॉन्ग ट्यूब होती है, विच रिसीव, क्या क्या रिसीव करेगी भाई, अभी हमने देखा था इजैकुलेटरी डक्ट से क्या निकलेगा, स्पर्म। सो विच रिसीव स्पर्म फ्रॉम इजैकुलेटरी डक्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट से तो स्पर्म लिया, एंड कलेक्ट यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, ब्लैडर से यूराइन लेगी भाई, क्या करेगी लेके इसको ये पास कर देगी। सो इट फंक्शन इज पैसेज ऑफ, किस किस का पैसेज करेगी, पैसेज ऑफ यूराइन एज वेल एज स्पर्म, ठीक है। अब ये तो भाई यूरेथ्रा से निकल गया है, ठीक है। और यूरेथ्रा के बाद भाई मैंने आपको बताया था यहां पे, उसके बाद एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक मस्कुलर ऑर्गन होगा हैविंग फ्यू लेंथ। अब ये करेगा क्या भाई, मेनली जो इजैकुलेशन होगा ये होगा पीनस के थ्रू, लिखने में पेनिस आता है बट इट इज कॉल्ड पीनस, ठीक है। सो पीनस इज ए मस्कुलर ऑर्गन हैविंग फ्यू लेंथ विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस चीज के लिए, फॉर इजैकुलेशन, यानी स्पर्म का जो सेक्सुअली मेटिंग के टाइम पे जो स्पर्म निकलता है वो पीनस से निकलता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इजैकुलेशन। एंड सेम इज जो यूरिन भी आउट होता है, इसका दूसरा फंक्शन अगर राइट करते हैं, सो यूराइन इज एक्सक्रीट और रिलीज फ्रॉम यूरेथ्रा थ्रू पीनिस, पीनस, ठीक है, पीनस के थ्रू ही निकलेगा। वैसे मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो एरेक्टाइल हो जाता है सेक्सुअल मेटिंग के टाइम पे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। व्हाट अबाउट दिस सर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो चलिए भाई फीमेल भी देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भाई, अब इसमें देखते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहां पे मैं एरो लगाता हूं, और अब आपको नोटिस करना है भी नेक्स्ट स्लाइड में कहां पर कौन सा नेम है, ठीक है। तो कितने एरो लग रहे हैं भाई, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो यही नेम 6 नेम है भाई, यही 6 नेम्स आपको लर्न करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भाई ये होता है वजाइना, सर्विक्स, एंड ये पार्ट होता है आपका भाई यूट्रस। ये वाला पार्ट होगा भाई आपका, इस पार्ट को बोलते हैं ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। क्या कह रहे हो सर, डिस्कस करवा दे भाई, बिल्कुल करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा डायग्राम के साथ दिखा के हर एक पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं हम, ठीक है। और भाई यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं
फिम्ब्रे। और भाई ये जो राउंड कलर का दिख रहा है ये होता है भाई ओवेरी, जो क्या प्रोड्यूस करेगी भाई, यही तो प्रोड्यूस करेगी भाई सेक्स सेल्स, दैट इज ओवा। गॉट इट। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सो इट लुक लाइक समथिंग दैट इज विजिबल ऑन द स्क्रीन, एट द स्क्रीन, राइट। सो भाई एक रह गया था ओवेरियन लिगामेंट, ये इसका बाउंड करके रखती है, मतलब ओवेरी को अलग नहीं होने देती है। चलो अब बात करते हैं हर एक के फंक्शन के बारे में। ये दो भाई फैलोपियन ट्यूब होती है फनल शेप की, लगभग कुछ इनकी लेंथ होती है 10 to 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। और यहाँ पे एक पियर शेप ऑर्गन है ये, जिसको यूट्रस बोलते हैं। ये एक छोटा सा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं सर्विक्स, ठीक है। लास्ट में एक नैरो ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड वजाइना। एंड एंडोमेट्रियम क्या होता है भाई, ये यूट्रन की साइड पर ही एक वॉल होती है, बहुत ही थिक वॉल होती है जो यूट्रस को हेल्प करती है, ठीक है। और फिम्ब्रे की अगर बात करते हैं तो भाई फिम्ब्रे क्या होती है, अगली स्लाइड है, चलिए चलते हैं भाई। सबसे पहले ओवेरी की बात करते हैं। व्हाट इज ओवेरी? ओवेरी क्या होता है भाई, ओवी लो, ओवेरी स्पेलिंग ही भूल गए ना। ओवल शेप्ड ऑर्गन, क्या काम होता है, विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है भाई, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स गेमेट्स या सेक्स सेल्स। और वो सेक्स सेल्स कौन से होते हैं भाई, एग, दैट इज ओवम, OVUM, ठीक है। ये तो ओवेरी है। कितने ओवेरी होती है, देयर आर अ पेयर ऑफ ओवेरी आर प्रेजेंट। ओवेरी नहीं से ओवेरीज बोलेंगे फिर हम, ठीक है, प्लूरल आ गया। मेनली इसका वर्किंग क्या होता है भाई, इसका एग्स को प्रोड्यूस करना। अब ये जो एग्स है ये कहां से स्टार्ट होंगे, सो इट हैज फनल शेप स्ट्रक्चर, और इस फनल शेप स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब। एंड हाउ लॉन्ग, कितना लॉन्ग है भाई, 10 to 12 सेंटीमीटर ऑफ लॉन्ग ट्यूब, जिसका काम क्या है भाई, इसका काम क्या है, जो यहां से भाई ओवेरी से जो ऑर्गन सेक्स सेल्स निकलेंगे, वो सेक्स सेल्स कहां जाएंगे, वो इस फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। सो आप कह सकते हैं भाई फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है, इट इज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये जो एग्स निकलेंगे और फर्टिलाइजेशन में आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूं भाई, यानी मेल एंड फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन होना। सो मेल एंड फीमेल गेमेट का जो फ्यूजन होगा, यानी जिसे हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, वो कहां पर होगा भाई, यहां पर होगा। यानी फर्टिलाइजेशन, मेल गेमेट्स डायरेक्टली एंटर करेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, और यहां पर वो उसको हिट करेगा ओव्यूल को, ठीक है। सो 10 से 12 सेंटीमीटर की एक फनल शेप का स्ट्रक्चर होता है जो दोनों साइड पे होता है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे, यानी लेफ्ट ओवेरी एंड राइट ओवेरी पे। और यहीं पर क्या होगा भाई, फर्टिलाइजेशन होगा। और भाई फर्टिलाइजेशन के बाद यहीं से जायगोट बनेगा, राइट। तो भाई सर आपने फिम्ब्रे क्या बताया था, इसका काम क्या है भाई, तो ये बिल्कुल बता देते हैं भाई। ये भी भाई कुछ इस तरीके का होता है, कुछ हैंड लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ, ठीक है। तो इसका मेनली फंक्शन क्या रहेगा भाई, ये क्या करेगा, ओवेरी से जितने भी एग्स निकलेंगे, ठीक है, उस एग्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, कहां पे, फैलोपियन ट्यूब में। यानी एक तरीके से क्या करेगा, जैसे कुरियर वाले होते हैं ना, कुरियर लिया यहां से और जहां तक डेस्टिनेशन पर ड्रॉप करना होता है वह करते हैं, तो ऐसे ही जो फिम्ब्रे होंगे वो भी यहां से क्या करेंगे, एग्स को क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे और खींच के इसे डिराइव कर देंगे फैलोपियन ट्यूब में, राइट। अब भाई डिराइव करके फैलोपियन ट्यूब में चले गए हैं। नाउ दिस एग इज फर्टिलाइज्ड and finally reaches to this pear shape organ and this is called, कहां गया भाई, यूट्रस। थोड़ा सफाई कर दो सर, बिल्कुल कर देते हैं, चलो भाई सफाई अच्छी है। और इसी सफाई के ऊपर भाई नेक्स्ट वीडियो पे मैं एक बताने वाला हूं कुछ इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ पर्सनल इंफॉर्मेशन, एज ए टॉपिक की इंफॉर्मेशन, एज ए वीडियो कंटेंट।
तो वो सारा का सारा डेटा मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो भाई, ये तो था भाई फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब करते हैं भाई फिम्ब्रे के बारे में। ये बता दिया मैंने आपको, ये रिसीव करेंगे किसको, एग्स को फ्रॉम ओवेरी एंड ट्रांसफर इट टू द फैलोपियन ट्यूब। अभी तक मतलब जो फिम्ब्रे जो एग्स को रिसीव करेगी, ठीक है, यहां पे एक वर्ड आता है फॉलिसल्स, ठीक है। फॉलिसल्स क्या होते हैं, ये अनराइप्ड एग होते हैं, अनराइप्ड एग्स, यानी जब ओवेरी से जो एग्स निकलेंगे वो अभी तक फर्टाइल नहीं हुए हैं, मतलब पबर्टी एज में वो स्टार्ट तो हो चुके हैं बट अभी तक उनका मीटिंग नहीं हुआ है। सो ये जो अनफर्टाइल एग्स हैं यानी फॉलिसल्स हैं, उनको कौन रिसीव कर रहा है, फिम्ब्रे कर रहा है। और ये फिम्ब्रे से देन क्या होगा भाई, ये फिम्ब्रे से जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। और फैलोपियन ट्यूब में भाई डिशुम जो स्पर्म आएगा स्विम करता आ रहा है, ठीक है, वो करेगा हिट भाई साहब किसको, ओवेरी में एग सेल को, और वहां पे भाई कर देगा उसका काम, फ्यूज करके उसको फर्टिलाइज कर देगा। ये क्या है भाई, ये एक इंटेस्टिनल वॉल है जो थिक होती है, अब्रेजन से प्रोटेक्ट करती है, और क्वेश्चन इस पे नहीं पुटअप करेगा तो हम इसको ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। चलो मेन पार्ट पे आते हैं, यूट्रस पे। क्वेश्चन यहां से बनता है आपका भाई, अभी हमने बात करी है कि भाई जो एग है, एग इसको कौन फर्टाइल करेगा भाई, इसको करेगा भाई मेल सेल, ठीक है, फर्टाइल कर देगा, देन इट बिकम जाइगोट, गॉट इट। अब ये जाइगोट कहां पर जाएगा, दिस फर्टिलाइज एग इज रिसीव्ड बाय अ पियर शेप ऑर्गन इज कॉल्ड यूट्रस। सो भाई एक पियर शेप ऑर्गन which receive eggs from fallopian tube। अब क्या जरूरी है कि वो फर्टाइल एग को ही लेगा, नहीं भाई जरूरी नहीं है कि वो फर्टाइल एग को ही ले, वो अनफर्टाइल एग को भी रिसीव कर सकता है, और उसके बाद कुछ फर्दर चेंजेस होंगे वो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब से जो एग को रिसीव करने वाला एक पियर शेप ऑर्गन है, दैट इज कॉल्ड यूट्रस, और आप कह सकते हैं इट इज साइट ऑफ नरिशमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट। अगर ये एग फर्टाइल हो चुका है तो उस फर्टाइल को भाई नरिशमेंट, पालन पोषण, न्यूट्रिएंट कहां से मिलेंगे, कहां पर वो ग्रो करेगा, तो वो ग्रो करेगा भाई यूट्रस में। इसे हम वॉर्म भी बोल देते हैं, इट इज कॉल्ड वॉर्म, गर्भ, ठीक है। सर्विक्स, भाई सर्विक्स कहां था, सर्विक्स जस्ट इसके बिलो, ये पियर शेप जो स्ट्रक्चर था, इसके नीचे एक सिलेंड्रिकल ट्यूब्स है जो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है एंड 1 सेंटीमीटर ही वाइड होती है, दैट इज कॉल्ड सर्विक्स, ठीक है। तो सर्विक्स की अगर हम बात करते हैं भाई, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 सेंटीमीटर ही वाइड होती है। बट फंक्शन क्या होता है भाई, हमें तो फंक्शन से मतलब है, तो इसका फंक्शन क्या होगा, सर्विक्स एक नैरो रीजन है, अ नैरो रीजन which work as passage of sperm for the mating, ठीक है, मीटिंग नहीं मेटिंग, स्पर्म को मेटिंग करने के लिए यानी एग को फर्टाइल करने के लिए एक रास्ते का काम करता है सर्विक्स, ठीक है। और वेजाइना क्या है भाई, एक नैरो ओपनिंग है which allow penis फॉर किस चीज के लिए भी करेगी लाओ, सेक्सुअल इंटरकोर्स। और इसका दूसरा काम क्या होता है भाई वेजाइना का, सो वेजाइना एक तो भाई पीनस को क्या करता है, परमिट करता है, ठीक है, ताकि वो रिप्रोडक्शन कर सके। उसके अलावा भाई इट रिलीज ब्लड
एंड यूराइन एज वेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे भाई ब्लड की बात कहां से आ गई भाई, तो भाई अब उसको डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं। भाई वेजाइना का मेनली वर्किंग होता है कि जो यूराइन होता है उसको रिलीज कर देना आउट ऑफ द बॉडी, ठीक है। सेम एज ब्लीडिंग, जो भी ब्लीडिंग हो रही है उस ब्लीडिंग में से जो ब्लीड होगा उसको आउट करना, यानी ब्लड को। बट ऐसा होता क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ब्लड की कहां से आ गई भाई, ठीक है। सो ब्लड कैसे निकलता है भाई, हमने बात की थी कि भाई जब ये ओवेरी से यहां से एग निकल रहा है, ठीक है। ये जो एग है ये जा रहा है, ये पहुंच गया भाई फैलोपियन ट्यूब में, और यहां से भाई क्या एंटर करेगा, पीनस, और पीनस ने यहां से स्पर्म को रिलीज कर दिया, ये आ गया स्पर्म, ठीक है। ये स्पर्म जब यूट्रस से होते हुए कहां पहुंचेगा भाई, फैलोपियन ट्यूब में, तो उस एग को फर्टिलाइज कर देगा। तो भाई फर्टिलाइज एग आ गया, ये रहा, यहां से एग फर्टाइल हो गया है, ये एग फर्टाइल पहुंच जाएगा भाई यहां पर वॉर्म में, ठीक है। ये फर्टाइल एग है, फर्टाइल एग। अरे ये कब हुआ फर्टाइल, जब इसको क्या मिला, यहां से सेक्स सेल्स मिली, यानी गेमेट्स मिला, कौन सा, स्पर्म, राइट। बट जरूरी तो नहीं है कि भाई इसको हर बार स्पर्म सेल मिलेगी, हर बार क्या, बहुत रेयर चांसेस आर देयर इट विल गेट द स्पर्म सेल्स, इट विल ओनली हैपन व्हेन देयर इज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पर ही ये सब होगा, बट एज अ सेक्सुअल इंटरकोर्स हर बार नहीं होता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में भाई देखते हैं क्या होता है। कहां गया भाई, चलो भाई इसको हम देखते हैं इस स्टेज में। अगर ये एग फर्टिलाइज नहीं हुई तो भाई क्या होगा, तो सोच रहे भाई अगर एग फर्टाइल नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या ये जायगोट बनेगा, नहीं बनेगा भाई। जब एग ही फर्टाइल नहीं हुआ है तो क्या होगा, ये जो अनराइप एग है ये डायरेक्टली यूट्रस में जाएगा। बट यूट्रस इज द रिसीविंग साइड वेयर द इट इज वेटिंग फॉर द एग, वो एग की वेट कर रही है भाई कि एग आएगा, मैं उसे रिसीव करूंगा, उसे नरिशमेंट दूंगी, ठीक है। बट ऐसा होता नहीं है, जब वहां पे स्पर्म ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या होगा, वो जो अनराइप एग है वो डायरेक्टली यूट्रस में जाएगा। नो यूट्रस क्या होता है, इट इज द थिक एंड द स्पॉन्जी लेयर। कहां गया भाई, ये रहा हमारा जो यूट्रस होता है, ठीक है, वो स्पॉन्जी होता है और एक थिक लेयर होती है, और मेनली मैंने आपको बताया कि वो क्या करता है, पीयर शेप का ऑर्गन फैलोपियन ट्यूब से किसकी वेट कर रहा होता है, एग्स की, चाहे वो एग्स अनराइप हो या ना हो, ठीक है, बट इट इज वेटिंग फॉर द एग्स। अगर वो राइप है एग, यानी वो जाइगोट बन चुका है, सो भाई वो उसको रिसीव करेगा, उसकी केयर टेकिंग करेगा और पूरा ध्यान रखेगा, और फिर उसको वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको ग्रो करेगा, उसका पालन पोषण करेगा, ठीक है। बट अगर ये ऐसा नहीं हुआ, तो अगर ये ऐसा नहीं होता है, यूट्रस को वो अनराइप एग मिलता है, देन क्या होगा भाई, जो यूट्रस होता है उसकी जो वॉल्व होती है उसके अंदर भाई ब्लड वेसल, वो जो वॉल होती है उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, वो ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाती है। भाई वेट किसके लिए कर रही है, वो वेट कर रही है राइप एग मिले, ठीक है, उस राइप एग को ब्लड वेसल्स के थ्रू न्यूट्रिशन दे। सो ब्लड वेसल्स आर वेटिंग, दे आर रिक्वायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ नरिशमेंट, प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट। बट वो अब नरिशमेंट किसको देंगे, सो नो ब्लड वेसल्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम व्हेन इट गेट अनराइप्ड एग्स। तो उस टाइम पे होगा क्या, दिस वॉल ऑफ द यूट्रस गेट ब्रेक डाउन along the blood vessels and blood vessels come out in the form of bleeding। तो उस फॉर्म में भाई ब्लीडिंग की फॉर्म में वो सारे के सारा जो वेसल्स है वो सारा बाहर आ जाएगा, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट है वो सारा का सारा यूट्रस की वॉल को ब्रेक कर देगा, एंड देन फाइनली कम आउट, एंड दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when unripe egg या unfertile egg, इसको रब कर देते हैं भाई एक बार, जो अनफर्टाइल एग है reaches to
वॉल ऑफ यूट्रस। अब वॉल ऑफ यूट्रस में क्या था? वॉल ऑफ यूट्रस में था कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है? वॉल ऑफ यूट्रस कंटेनिंग ब्लड वेसल्स। चलो ब्लड वेसल वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा? इट ब्रेक द वॉल ऑफ यूट्रस in the form of bleeding, and that is called menstruation or menstrual cycle, ठीक है। that is called menstruation। अब आप सोच रहे होंगे कि भी ये मेंस्ट्रुएशन जब उसको अनफर्टाइल एग नहीं मिला है, ठीक है, मतलब अनफर्टाइल एग मिल, फर्टाइल होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो उसको रिसीव कर लेता और उसे धीरे धीरे ग्रो करके बेबी में क्या करता? ग्रोथ करवा देता। बट अब नहीं मिला है तो क्या करेगा? वो एग डायरेक्टली हिट करेगा और क्या करेगा? वॉल्स को ब्रेक कर देगा, ठीक है। कहां पर है भाई? आप देखते हैं वो कैसे होगा। ये रहा भाई, ठीक है। ये गया भाई यहां से ओवेरी से एग। ये जो एग है अभी अनराइप्ड है, ठीक है। ये रहा भाई फिम्ब्रे, ये आपको दिख रहा होगा, यहां बहुत अच्छे क्लियरली विजिबल है, ठीक है। सो ये फिम्ब्रे ने इस एग को रिसीव किया और फेलोपियन ट्यूब में डिराइव कर दिया, पुश कर दिया। नाउ दिस एग व्हेन रीचेस टू द, यहां पे क्या आया भाई? ये आ रहा भाई स्पर्म, इधर से निकल रहे हैं गोल गोल एग्स, इधर से आ रहे हैं स्पर्म, ये इसने शूट कर दिया, हिट कर दिया। सो इस साइड पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद भाई दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग। नाउ दिस फर्टिलाइज्ड एग दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। अब भाई क्या होगा जाइगोट का? ये जाइगोट भाई धीरे धीरे जाएगा, कहां जाएगा? जाने दो भाई, जहां जा रहा है, जाते 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 भाई ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। अभी फर्टाइल एग यहां पे गिर जाएगा, कहां पर? ये देखो, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है यहाँ पे। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है और ये भाई जो ये वाली जो लेयर दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, ये है हमारी यूट्रस की वॉल, ठीक है। अब इस यूट्रस की वॉल के अंदर ये इम्बेड हो चुका है और इम्बेड होने को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, सो इम्प्लांटेशन है क्या असल में? इट इज अम्बेडिंग ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ये याद रखना भाई, ये एग फर्टाइल है, फर्टिलाइज्ड एग इनटू वॉल ऑफ यूट्रस। अब ये जो एग है ये यूट्रस की वॉल में एम्बेड हो चुका है, इम्प्लांट हो चुका है, ठीक है। और इम्प्लांट होने से ही क्या होगा भाई? अब इसको मिल जाएगा न्यूट्रिशन और धीरे धीरे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये जो जाइगोट है भाई, ये यहां पर यूट्रस के अंदर यहां पर नरिशमेंट लेगा एंड फाइनली इट ग्रो इन साइज एंड बिकम, क्या बनेगा देखते हैं। मैंने आपको बहुत बार बता दिया है क्या बनेगा यहां पर, एम्ब्रॉय, एंड लेटर स्टेज में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ये बन जाएगा भाई फीटस, ठीक है। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया है। अब ये जो एग है ये पूरी बॉल के अंदर एम्बेड हो चुका है, ये रहा, ठीक है। यहां से ये न्यूट्रिशन लेगा और न्यूट्रिशन लेने के बाद कन्वर्ट इनटू द एम्ब्रियो। भाई एम्ब्रियो तो बन गया है, थोड़ा ग्रो कर जाएगा, फीटस बनेगा, लेकिन ये न्यूट्रिशन कैसे लेगा? सोचने की बात है ना भाई। यहां तक तो पहुंच चुका है, फर्टाइल हो चुका है, फर्टाइल होने के बाद यूट्रस में आ गया। यूट्रस में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये न्यूट्रिशन लेगा? सोचने की बात है। सो न्यूट्रिशन देखते हैं भाई कैसे लेगा, ठीक है। सो यहां पे अभी बेबी, उल्टा हो गया थोड़ा सा, है ना। चलो कोई बात नहीं भाई, यहां से ये बेबी आ रहा है, तो अब ये बेबी क्या है? बेबी एक बैग के अंदर है, ठीक है, वॉर्म, जिसे हम बोलते हैं वॉर्म, यूट्रस के अंदर। अब यूट्रस में क्या होगा भाई? ये रहा यूट्रस, ठीक है। यूट्रस के अंदर अब आपको ये दिख रहा होगा भाई, यहां पर एक ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा, ये है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, ये रहा। सो दिस लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर ये कहां से किसको कनेक्ट कर रहा है भाई? आ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज कनेक्टिंग, विच कनेक्ट uterine wall with fetus,
ये फीटस के साथ कनेक्ट है भाई, कनेक्ट तो है, फिर क्या करे भाई, इसका मेनली फंक्शन क्या है भाई, पता तो चले भाई क्यों है ये। भाई ये जो प्लेसेंटा है ये क्या करेगा, अब मदर है, जो मदर क्या कर रही है, मदर फीडिंग ले रही है, ठीक है। सो वट एवर द फीडिंग, वट एवर द फूड दैट इज द मदर इज टेकिंग, देन आफ्टर डाइजेशन दैट फीड, दैट फूड कन्वर्ट इनटू द सिंपल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, राइट। ये ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये ग्लूकोज कहां जाएगा, ये जाएगा भाई ब्लड स्ट्रीम में, बिल्कुल जाएगा भाई। नाउ ब्लड स्ट्रीम से क्या होगा भाई, इट एंटर इनटू द प्लेसेंटा। तो आप कह सकते हैं भाई प्लेसेंटा इज द मोड थ्रू विच द फीटस गेट न्यूट्रिशन, इट रेस्पायर, इट देयर इज द एक्सचेंजेस ऑफ द मटेरियल। एक्सचेंज में क्या होगा भाई, न्यूट्रिशन ले रहा है और भाई अब रेस्पायर करेगा तो ये वेस्ट भी तो रिलीज करेगा ना। सो ये जो वेस्ट है ये बाहर कैसे जाएगा, ये जाएगा भाई प्लेसेंटा के थ्रू। सो रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दिस ऑल प्रोसेस अंडरगो थ्रू द प्लेसेंटा। सो प्लेसेंटा आप कह सकते हैं कि एक तरह का मोड है जिसके थ्रू बच्चे का, पूरा बेबी का, न्यूली बेबी का ग्रोथ हो रहा है, सारा न्यूट्रिशन हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, वेस्ट का रिलीज और एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। बट ये प्लेसेंटा भाई यहां तक है, ये आपका जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। अब ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के आगे ये चीज क्या है, ये जा रही है, जो ये ट्यूब जा रही है, ये ट्यूब क्या है, इट इज अम्बिकल कॉर्ड। भाई सर अभी तो आपने बताया था कि भी फर्टिलाइज हो गया एग, वो यूट्रस में गया, यूट्रस में न्यूट्रिशन मिला, चलो ये बात भी ठीक है। अब न्यूट्रिशन लेने के लिए भाई प्लेसेंटा था, अब प्लेसेंटा के पास ये अम्बिकल कॉर्ड कहां से आ गई। सो भाई अम्बिकल कॉर्ड का जो मेनली फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो बेबी के यहां से कनेक्ट होती है प्लेसेंटा तक की। यानी आप कह सकते हैं कि प्लेसेंटा जो न्यूट्रिशन लेके आ रहा है उसको बेबी तक कैसे ट्रांसफर करना है, वो ट्रांसफर होगा थ्रू द अम्बिकल कॉर्ड, राइट। और इस पीरियड को ही बोलते हैं भाई गेस्टेशन। गेस्टेशन, गेस्टेशन क्या होगा, गेस्टेशन एक टाइम पीरियड है कहां से, एग के फर्टिलाइज होने से लेके टिल बर्थ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी डेफिनेशन है। वीडियो क्लास में मैं कुछ अच्छी वीडियोस के साथ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स भी लेके आऊंगा, तो वो आपको भाई छोड़ना नहीं है, ठीक है। रिलीजिंग ऑफ एग क्या हो गया भाई, ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन में जब ये क्या हुआ, फर्टिलाइज हुआ, सो टाइम पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू टिल बर्थ। जब तक ये बर्थ नहीं लेता है, प्लेसेंटा न्यूट्रिशन नहीं देता है, अम्बिकल कॉर्ड हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है, तब तक ये टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं भाई गेस्टेशन पीरियड। कितना टाइम लेता है भाई, अगर हेल्दी बेबी की बात करते हैं, इट टेक, और 9 बेबी नहीं, इट टेक 9 मंथ्स। 9 बेबी कैसे प्रोड्यूस होगा भाई, एनिमल की बात थोड़ी कर रहे हैं हम कोई पीके की, तो 9 मंथ्स है। अब इसे डेज में कन्वर्ट करेंगे आप, और दिशांत सर हेल्प लेंगे, करेंगे आपकी, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट द कि बच्चा कैसे न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन उसकी हेल्प कर रहा है, और उस पीरियड को क्या बोलेंगे, ठीक है। सो यहां तक हमने भाई स्टडी करा है कि भाई कैसे एग फर्टाइल नहीं हो रहा है तो क्या होगा, अगर फर्टाइल होगा तो क्या होगा। फर्टाइल होगा तो भाई बेबी बन जाएगा, ठीक है, फीटस बनेगा। नहीं होगा तो हमने बताया कि मेनेस्ट्रल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। कब स्टार्ट होगी भाई, देखते हैं भाई। तो कब स्टार्ट होगी भाई, गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो मेनेस्ट्रल साइकिल मैंने आपको बताया था ना कि जो एग्स होते हैं वो 10 से 12 ईयर की एज में स्टार्ट होते हैं निकलना, ठीक है। जब उन्हें फीमेल क्या हो, मेल सेक्स सेल्स मिल जाती है, यानी स्पर्म मिलता है, तो वो फर्टिलाइज हो जाते हैं, ठीक है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो क्या होगा, तो भाई वो यूट्राइन वॉल को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करेंगे तो भाई ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग, राइट। और ब्लीडिंग से क्या होगा, मेनेस्ट्रल साइकिल होगा, यानी मेंस्ट्रुएशन, राइट।
अब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब होता है भाई, ये एक बार की अगर बात करते हैं हम, तो भाई एक मंथ में 28 डेज की अगर हम लगा के चलते हैं, 28 से 30 डेज, ठीक है, तो उसके हाफ यानी 14 डेज बिफोर स्टार्ट हो जाता है ये ना आप कह सकते हैं कि मंथ के मिड में स्टार्ट हो जाता है। और कब तक रहता है ये, इट रिमेन फॉर 5 to 7 डेज, यानी ये 5 to 7 डेज में अप एंड डाउन हो सकता है। अगर इसकी कोई डेट फिक्स की है, लाइक हम कहते हैं कि ये 14 को हो रहा है किसी मंथ का, लाइक अभी कौन सा मंथ चल रहा है, जनवरी चल रहा है, सो 14 जनवरी से हो सकता है कि ये 10th को भी शिफ्ट हो सकती है, 11 को भी, सेम एज 17 तक। सो 4 to 5 डेज का डिफरेंस रहता है। सो विद इन अ वीक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है एंड इट लास्ट फॉर कितने डेज तक रहती है भाई, 5 डेज तक। और भाई इसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का, और ये हर मंथ में स्टार्ट होती है, ठीक है। बट ये स्टार्ट किस एज से स्टार्ट होती है, कब एंड होती है, उसके लिए कुछ डिफाइन एक स्पेशलाइज्ड वर्ड होता है एंड दैट इज कॉल्ड मेनार्च। The age at which menstrual cycle start, उसे बोलते हैं मेनार्च। अब किस एज में स्टार्ट होता है भाई, 10 से 12 ईयर के स्टार्ट बताया था मैंने, ये एज एग्स प्रोड्यूस की हो जाती है। और भाई कब तक चलती है, इट लास्ट कब तक होता है, मतलब ये एंड कब तक होता है, ठीक है, ये 10 से 12 ईयर की एज तक चलता है एंड व्हेन इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग एट परमानेंटली भाई फीमेल्स की अगर बात करते हैं, सो फीमेल्स की जो मैक्स एज होती है ये 45 से 50 ईयर्स होती है व्हेन दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग, ठीक है, दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग एग्स, और उसे हम बोलते हैं मेनोपॉज। और कितनी एज होती है, 45 से 50 ईयर्स। अरे जेंट्स में भी तो होती होगा कुछ भी, उनके स्पर्म कम हो जाते हैं, हाँ स्पर्म को इनके एंड हो जाते हैं, बट इट टेक टिल एंड ऑफ लाइफ, ऐसा कहा जाता है फॉर अ हेल्दी पर्सन। अगर बात करते हैं फॉर द मेल, सो उनकी एज कम से कम 70 ईयर्स तक की एज तक दे कैन प्रोड्यूस द स्पर्म। बट इफ यू टॉक अबाउट द मेनेस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज, सो मेनोपॉज इट विल last age is 45 to 50 years. After this, women cannot produce eggs and it start at the age of 10 to 12 years. अब आपका क्वेश्चन अभी कमेंट करेंगे, जो वीडियोस पूरी देख रहे हैं डेफिनेटली दे आर सिंसियर अबाउट द स्टडी। सो भाई मेनेस्ट्रुअल मेनार्च और मेनोपॉज में कितना डिफरेंस आएगा ये आपको बताना है, अप्रोक्सीमेशन रहेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मेल एंड फीमेल्स। हमने इस वीडियो में भाई पूरा मेल पार्ट का और फीमेल पार्ट डिस्कस कर लिया है। आई थिंक अब तो क्या ही बाकी रह गया है, अब तो बाकी ही क्या रह गया, चलो ठीक है, ये पूरा पार्ट भी हमने डिस्कस करा है और एनसीईआरटी का बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से कवर हो जाएंगे। भाई क्या ही रह गया है, अगर ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो एनसीईआरटी का रिप्रोडक्शन पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, ठीक है। और सेम एज फीमेल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, फीमेल पार्ट कैसे ओवुलेशन हो रहा है, गेस्टेशन क्या होती है, और भाई एक छोटी सी वीडियो बनाने वाला हूं मैं आपके लिए जिसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट टर्म्स, और डीएनए के बारे में कुछ बात करेंगे और वो मिलेगी आपको भाई 6th पार्ट में, ठीक है। तो 6 पार्ट की वेट करते हैं, उससे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए एंड थैंक यू और अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।